हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ सवालों के बारे में जो राजस्थान और भारत के जीके से बनते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या होता है मुख्य सूचना आयुक्त और इनकी नियुक्ति किसके लिए की जाती है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग कई बार किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो हमारा काम नहीं हो पाता, हमको दूसरे दिन बुलाया जाता है, वहाँ फिर जाते हैं तो आगे और तारीख दे देते हैं और कोई न कोई अपनी समस्या बता देते हैं। अच्छा, कई बार हम लोग पंचायत में या बैंक में जाते हैं तो वहाँ हमको कह दिया जाता है कि आज टाइम हो गया है। हम पूछते हैं कि टाइम है क्या, तो वे कुछ न कुछ बताते हैं कि ये टाइम है और इस टाइम के अनुसार ये कार्यालय खुला रहता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में ये रहता है कि ये सत्य कह रहा है कि झूठ कह रहा है। ऐसे में हम सोचते हैं कि काश ऐसा कोई तरीका होता जिसके माध्यम से हम लोग ये जान सकते कि सही टाइम क्या है। ऐसा आपके मन में कई बार होता होगा और यही विचार आया था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जन्मी एक महिला के मन में। ये एक आईएएस ऑफिसर थी, तमिलनाडु की रहने वाली थी। बाद में 1983 में इन्होंने तमिलनाडु छोड़ दिया, राजस्थान आई। राजस्थान में यहाँ लोगों के हितों की लड़ाई लड़ना शुरू किया और यहाँ इनको भी यही समस्या नजर आई कि किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ काम होता नहीं है और सूचना मांगते हैं तो सूचना मिलती नहीं। इसके अलावा सरकार से कुछ सवाल पूछे तो सरकार कहती है कि हम ये बात नहीं बता सकते क्योंकि हमारा गोपनीय मामला होता है। तो इन महिला ने, जिनका नाम अरुणा रॉय है, इन्होंने सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़नी शुरू की। अच्छा, ये सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार मतलब सूचना प्राप्त करने का अधिकार। आप किसी भी कार्यालय से पूछ करके सूचना मांग सकते हैं कि मुझे ये सूचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप पंचायत में जाते हैं तो वहां पंचायत से आप हिसाब पूछ सकते हैं कि आपका बजट क्या है, कितने रुपए किस चीज पर आपने खर्च किए हैं। तो इस तरह से आप सूचना मांग सकते हैं और ये जरूरी भी होता है लोकतांत्रिक देश में, क्योंकि आखिरकार जो देश का पैसा होता है वो देश की जनता का होता है। आप जब भारत की संसद के बारे में पढ़ते हैं तो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसका कारण क्या है? लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए एमपीज लोकसभा में होते हैं और जब भी धन विधेयक यानी देश के धन की बात आती है तो देश की जनता से पूछना जरूरी होता है। इसलिए धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पंचायत में बजट आता है उसके बारे में भी आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि वो भी आपका ही धन है, वो भी तो देश की जनता का धन है। इसी प्रकार विधायक के पास या एमपी के पास जो भी बजट आता है वो भी आपका अधिकार है कि आप उनके बारे में जान सके, क्योंकि आखिर वो भी आपका धन है। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कितने रुपए खर्च किए हैं और किस अधिकार के तहत हम ये सब बातें जान सकते हैं। वो है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारत में 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लागू किया गया और इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। इनका नाम अरुणा रॉय है और आईएएस की नौकरी छोड़ करके ये एक्टिविस्ट बनी, लोगों के हित की लड़ाई लड़ी और उसी के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। इन्होंने 1995 से
अजमेर के ब्यावर से सूचना के अधिकार हेतु लड़ाई लड़नी शुरू की और अंत में 2005 में ये सूचना का अधिकार लागू किया गया। दिल्ली के एक व्यक्ति और है जो वर्तमान में दिल्ली के सीएम भी है, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने भी सूचना के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने परिवर्तनम नाम का आंदोलन दिल्ली में चलाया था और उसी के तहत दिल्ली में पहले ही सूचना का अधिकार दे दिया गया था। और ये जो सूचना का अधिकार है, ये एक संवैधानिक सूचना के अधिकार के तहत राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। लेकिन ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका क्या मतलब है? जिन बातों का उल्लेख संविधान में हो, जैसे कि हमारा लोक सेवा आयोग है, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो, इनका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये संवैधानिक निकाय है। लेकिन सूचना के आयोग की बात करें तो इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। संसद के माध्यम से या शासकीय राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से सूचना का अधिकार लागू किया गया था पहले तो। और उसी के तहत राष्ट्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है दिल्ली में। अच्छा, सूचना के अधिकार के तहत आप किसी कार्यालय से सूचना कैसे मांग सकते हैं? तो इस अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यालय में राष्ट्र लोक सूचना अधिकारी होता है, वो सूचना देने का काम करता है। अब जब भी किसी कार्यालय से सूचना मांगते हैं तो ये लोक सूचना अधिकारी ही आपको लिखित में सूचना देता है और 30 दिन के अंदर अंदर इसे सूचना देनी होती है। और अगर ये 30 दिन के अंदर अंदर सूचना देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता है या जानबूझ करके ये सूचना नहीं देता है तो इसकी अपील की जाती है। इसके लिए अपीलीय प्राधिकारी होता है लोक सूचना अधिकारी के ऊपर, और अपीलीय प्राधिकारी के पास में 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी होती है। उसके बाद 30 से 45 दिन की अवधि में अपीलीय प्राधिकारी को जवाब देना होता है। लेकिन अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा की गई मदद से भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप राज्य लोक सूचना आयोग में जा सकते हैं। राज्य लोक सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और उसके साथ में 10 सूचना आयुक्त होते हैं, तो उनके पास में आप अपील कर सकते हैं। और राज्य लोक सूचना आयोग के ऊपर केंद्रीय लोक सूचना आयोग होता है। केंद्रीय लोक सूचना आयोग में भी एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। अच्छा, अगर लोक सूचना अधिकारी ने आपको सूचना नहीं दी तो क्या हो सकता है? तो ये एक समाचार पत्र की कटिंग आपके सामने है। आरटीआई की अवहेलना। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार की अवहेलना, जानकारी नहीं देना। राजस्थान के 5 अफसरों को भारी पड़ा 15-15 हजार रुपए जुर्माना। इस सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारियों ने सूचना नहीं दी तो बाद में ये मामला राज्य लोक सूचना आयोग के पास में गया और राज्य लोक सूचना आयोग ने इनके ऊपर 15-15 हजार का जुर्माना लगाया है। और उसके अलावा जिस व्यक्ति को सूचना देनी थी और उसको सूचना दी भी गई है और वो भी फ्री में। हालांकि सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए एक आवेदन शुल्क होता है 10 रुपए, और जितने पेज पर आप सूचना प्राप्त करते हैं, एक पेज के 2 रुपए लगते हैं। अच्छा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया है। मतलब हमारे संविधान में जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उसी के अंतर्गत ये सूचना का अधिकार डाला गया है। और सामान्यतः हम सोचते हैं कि अगर सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकारों में डाला होगा तो ये शायद आर्टिकल 21 में ही डाला होगा, क्योंकि हम जब भी देखते हैं, जब भी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को या सरकार को कोई चीज मुख्य अधिकारों मौलिक अधिकारों में डालनी होती है तो सीधा
संविधान के आर्टिकल 21 की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसमें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और जो भी कुछ मामला आता है, जैसे आईटी एक्ट 2000 हो तो वो सीधा आर्टिकल 21 में डाल दिया। शिक्षा का अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आर्टिकल 21 में डाल दी। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे संविधान में सूचना का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 में डाला गया है। अच्छा, आर्टिकल 19 के क्लोज 1 सब क्लोज ए में आप बोलोगे उसमें तो हमारे विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जी हाँ, संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, इन सभी स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 19 में है, क्लोज 1 में। और ये जो सूचना का अधिकार है ये भी उसी संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए में डाला गया है, यानी विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। आप बोलोगे कहाँ विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कहाँ सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप कुछ भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक देश है उत्तर कोरिया, वहां अगर राजा के खिलाफ बोल जाए तो उनको फांसी हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सरकार के खिलाफ हम बोले तो यह हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत। अच्छा, तो कुल मिलाकर के विचार व व्यक्त करने की स्वतंत्रता है इस विचार व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में। फिर सूचना का अधिकार क्यों डाला गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद में कि सूचना अगर किसी व्यक्ति के पास में होगी तभी तो वो अपने विचार व्यक्त कर पाएगा। आपको अगर किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में बोलना है तो आप सरकार क्या करती है क्या नहीं करती उसकी सूचना भी तो आपके पास में होनी चाहिए। अच्छा, आप जैसे अपने ग्राम पंचायत की बात करें तो आपने ग्राम पंचायत से कुछ काम मांगा कि हमारे यहाँ ये काम किया जाए। सरपंच साहब से कुछ काम मांगा, सरपंच साहब ने कहा ठीक है हम कर देंगे, तो उन्होंने वो काम करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने वो काम किया नहीं। जब उनसे पूछा गया कि सर आपको काम करने का बोला था और आपने हाँ भी कही थी, फिर ये काम क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा देखो हम काम करने को तैयार थे, हमने इसके लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन हम ये काम करने में असक्षम रहे क्योंकि हमारे पास बजट नहीं आया। अब आप सोचते हैं कि इनके पास बजट आया कि नहीं आया, कि वो हमको कैसे पता चले? इन्होंने तो कह दिया अपने बचाव के लिए कि हमारे पास बजट नहीं आया, लेकिन हमको कैसे पता चले? तो इस सूचना के अधिकार के तहत आपको पता चल सकता है। उसके बाद ही तो आप सरपंच के पक्ष या विपक्ष में बोल पाएंगे, पहले तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हो सकता है कि वो सही हो। ऐसी स्थिति में आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे और आपकी जो विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत उसका हनन होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सूचना का अधिकार इसी आर्टिकल 19 के तहत डाल दिया है और ये मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये जो सूचना का अधिकार है हमारे यहाँ तो 2005 में लागू किया। सबसे पहले स्वीडन नाम का देश है, 1776 में ही वहां पर लागू कर दिया। मतलब ये दूसरे, हम कहते हैं नहीं कि हमारा देश कितना पीछे है, कितना पीछे ये देख सकते हैं। हम लोग 2005 में लागू कर रहे हैं और इन्होंने 1776 में ये कानून लागू कर दिया। स्वीडन ने सबसे पहले ये कानून लागू किया था। और अभी वर्तमान की बात करें तो हमारे केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और इस न्यूज को देखने पर आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसको हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई भी अन्य सूचना आयुक्त जो भी हो, इनकी नियुक्ति केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति करता है, हटाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। और ये जब भी अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। अच्छा, मतलब राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से इनकी नियुक्ति करता है क्या? जी नहीं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है और उस समिति में
उस समिति में 3 सदस्य होते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री। जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय चयन समिति ने की। इस कमेटी के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस कमेटी में पीएम के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, ये विपक्ष के नेता, और गृह मंत्री यानी ये कैबिनेट मंत्री अमित शाह शामिल थे। यशवर्धन कुमार सिन्हा 62 वर्षीय है। अच्छा, एज जानने की कहाँ जरूरत है, क्योंकि सूचना आयुक्त की नियुक्ति जब होती है तो उसका कार्यकाल होता है, उसकी आयु 65 वर्ष होते ही वो रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी 65 वर्ष की आयु तक का ही उनका कार्यकाल होता है। अच्छा, पहले यह भी नियम था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन वर्ष 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और उस अधिनियम के द्वारा, उस संशोधन के द्वारा इनका जो 5 साल वाला नियम था वो हटा दिया गया है। अभी केंद्र सरकार जितना चाहती है उतना रखती है, चाहे वो केंद्रीय लोक सूचना आयुक्त हो चाहे राज्य लोक सूचना आयुक्त हो, दोनों का कार्यकाल केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। वर्तमान में हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त है YK सिन्हा, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। इनके अलावा मुख्य सूचना आयुक्तों की संख्या अधिकतम रूप से 10 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 10 से कम ही है। वर्तमान की बात करें तो ये वांजा एन सरना, नीरज कुमार गुप्ता, अमिता पंडोवे, हीरालाल सामरिया, सुरेश चंद्रा और एक ये महिला है। तो इतने सूचना आयुक्त है, अधिकतम इनकी संख्या 10 हो सकती है। हमारे पहले मुख्य सूचना आयुक्त, वर्तमान के तो मुख्य सूचना आयुक्त है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा है और इनके पहले बिमल जुल्का थे, लेकिन पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हब्बीबुल्ला थे। जब 2005 में यह अधिनियम लागू किया और उसके तहत सूचना आयोग का गठन किया, उसी समय यह वजाहत हब्बीबुल्ला 2005 में ही मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, जो 2010 तक रहे थे। और पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो ये 2013 में बनी थी और इनको शपथ दिलाने का काम हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी ने किया था। दीपक संधू बिकम्स फर्स्ट वुमेन CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और यहाँ पर ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये दीपक संधू को शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी। सबसे पहले वजाहत हब्बीबुल्ला है और वर्तमान में जो 11वें हैं वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त। अच्छा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं और इस समिति में 3 लोग होते हैं। अच्छा, अब नियुक्ति करेंगे किसकी? चलो, इस समिति ने कह दिया कि उस व्यक्ति की नियुक्ति कर दो, तो राष्ट्रपति जी कर देंगे क्या, या फिर नियुक्त करने के कुछ रूल्स होते हैं? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 क्लोज 5 प्रावधान करता है कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ऐसे लोगों को ही मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, सूचना आयुक्त त्याग पत्र भी राष्ट्रपति जी को ही देते हैं और इनको पद से हटाने का काम भी राष्ट्रपति जी करते हैं। अच्छा, पद से हटाए क्यों जाते हैं? इन पर 2 तरह के आरोप अगर लग जाते हैं, दोनों में से कोई एक, या तो कदाचार या अक्षमता, तो राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इनकी जांच करो, क्या ये आरोप सही है या गलत है। सुप्रीम कोर्ट उन आरोपों की जांच करता है और अंत में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के आधार पर इनको हटाने का काम करते हैं। कदाचार मतलब अपने पद का दुरुपयोग और अक्षमता मतलब अपने पद का काम करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है।
इनको जो वेतन वो भत्ते दिए जाते वो भी केंद्र सरकार निर्धारित करती है। और इनका जो नोडल विभाग है, हम गृह विभाग सोच सकते हैं, लेकिन ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है। इस विभाग के अंतर्गत ये सूचना आयोग आता है। अब करते हैं राज्य सूचना आयोग की बात राजस्थान में, क्योंकि हमने बात की है कि सूचना के आयोग अधिनियम के अंतर्गत जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, उस अधिनियम के तहत केंद्र में केंद्रीय लोक सूचना आयोग की स्थापना करने का प्रावधान था, लेकिन उसके तहत राज्य स्तर पर राज्य लोक सूचना आयोग स्थापित करने का प्रावधान था। उसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य ने अपने राज्य सूचना आयोग की स्थापना कर दी थी 18 अप्रैल 2006 को, मतलब अगले साल की थी। और इसमें भी एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर यह नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल भी अपनी इच्छा से ये काम नहीं करता, ये भी एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करता है। उस समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और एक मंत्री इसके समिति के सदस्य होते हैं। तो इस 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राज्यपाल सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्य स्तर पर करता है। हटाने का काम भी राज्यपाल करते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यपाल जब इनको हटाते हैं तो वो भी कदाचार व अक्षमता के आधार पर ही हटाते हैं, और राज्यपाल भी कदाचार और अक्षमता के जो आरोप लगे हैं उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट को देता है। ध्यान देने योग्य बात है, राज्यपाल ये जांच सुप्रीम कोर्ट को देता है, हाई कोर्ट को नहीं देता। राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन ये सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देता है कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है, तो राज्यपाल इनको हटा देते हैं। अभी जो इनका कार्यकाल है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है। पहले तो 5 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में जो संशोधन किया गया है 2019 में, उसी के तहत अभी केंद्र सरकार ये निर्धारित करती है कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा। अभी राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये डीबी गुप्ता बने हैं, और ये सूचना आयुक्त बनने से पहले राजस्थान के मुख्य सचिव थे। वर्तमान में इनको मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। और ये न्यूज आप देख सकते हैं, डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, नारायण बारेठ और शीतल धनखड़ बने आयुक्त। यानी मुख्य सूचना आयुक्त तो ये डीबी गुप्ता बने हैं, और अन्य जो है वो नारायण बारेठ, शीतल धनखड़, टोटल 10 हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे 10 हो, लेकिन अधिकतम 10 हो सकते हैं सूचना आयुक्त, है ना। तो ये इनके बारे में जानकारी है। डीबी गुप्ता के बारे में पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं, जिला कलेक्टर सिरोही एवं अजमेर, इन 2 जिलों के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। राजस्थान के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, जब आयोग बना 2006 में, उसके तहत जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने थे वो थे एमडी कोरानी। अच्छा, ये जो सूचनाएं दी जाती हैं, बीपीएल परिवार को सूचनाएं निःशुल्क दी जाती है। अदरवाइज 10 रुपए आवेदन शुल्क लिया जाता है, फिर प्रति पृष्ठ 2 रुपए लिए जाते हैं। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, सूचना आयुक्त जो होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर एक व्यक्ति को केवल एक बार नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कार्यकाल पूरा हो गया तो दूसरी बार उनको फिर मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, जो सूचना आयुक्त होते हैं ना, मुख्य सूचना आयुक्त के नीचे, उन सूचना आयुक्तों को कार्यकाल समाप्ति पर वापस सूचना आयुक्त तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। – 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ, 15 जून को कुछ प्रावधान लागू हुए, बाद में सारी जो चीजें हैं वो 12 अक्टूबर को लागू हुई थी। अब जो दूसरा सवाल हमारे सामने है वो है राम सागर वन्य जीव अभयारण्य। अच्छा, ये क्या है? तो हमारे यहां जो, चाहे हमारे शास्त्र हो, चाहे सरकारें हो, ये पर्यावरण संरक्षण की बातें करती रहती है कि हमारे पर्यावरण को बचाओ, जीव जंतुओं को बचाओ, पेड़ों को बचाओ। क्या कारण है कि सरकारें पर्यावरण के मामले में इतनी गंभीर है? हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान में,
उनमें भी पर्यावरण को बचाने की बात की गई। हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों में भी पर्यावरण को बचाने की बात की गई है, क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र का बना रहना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ों को, जो जैसे पेड़ है, तो पेड़ ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करती है। दूसरी बात, पेड़ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, तो पेड़ों का रहना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, पेड़ तो जरूरी है, लेकिन जीव जंतुओं की कहां जरूरत है? सरकार तो शेर, चीता, इनको भी बचाने का काम करती है। आखिर इसका क्या कारण है? तो ये जो जीव जंतु है, इनकी संख्या बहुत कम है। हम लोग डायनासोर के बारे में सुनते हैं, लेकिन कभी हमने डायनासोर को देखा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया से विलुप्त हो गया है। और हम सोचते हैं कि काश हम डायनासोर को देखते, आने वाली पीढ़ी यह न सोचे कि कहीं हम शेर को देख लेते तो अच्छा होता। इसलिए सरकार इनको बचाने का काम कर रही है। दूसरा एक और कारण है, अगर शेर को न बचाया जाए तो दूसरे जीव जंतुओं की संख्या जंगलों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इनके बीच में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार भी इनको बचाने का काम करती है, और इसके लिए हमारे संविधान में तो प्रावधान है सो है ही। लेकिन वर्ष 1972 की बात है, जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उस टाइम स्वीडन, उसी स्वीडन जहां से सूचना का अधिकार लागू हुआ था प्रथम बार, उसी स्वीडन में एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, स्वीडन के स्टॉकहोम नाम की जगह पर। उस सम्मेलन में 119 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सभी ने पर्यावरण को बचाने की बात कही थी। तो जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, उस टाइम भारत ने भी इस स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया, और उसी साल 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। यानी भारत सरकार ने जो स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ, उस सम्मेलन को बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक लिया और उसके तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया, जिसमें 6 अनुसूचियां हैं, और उसके तहत वन्य जीवों को बचाने का काम किया गया। और वन्य जीवों का शिकार करने वाले लोगों या वन्य संपत्ति को नुकसान करने वाले लोगों पर गंभीर कार्रवाई की गई इसी अधिनियम के तहत। और हमारे यहाँ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था हमारे उत्तराखंड राज्य में। उस समय उसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। अब ये तो बात हो गई भारत या विश्व स्तर की, लेकिन हमारा जो सवाल था वो था रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। वो राजस्थान से संबंधित सवाल था, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग राजस्थान की कर लेते हैं। जिस प्रकार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारतीय स्तर पर, और भी बहुत सारे हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1955 में की गई, लेकिन उस टाइम एक वन्य जीव अभयारण्य हुआ करता था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हमारे वर्तमान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। 1955 में स्थापित ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य को वर्ष 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। टाइगर रिजर्व भी है। और फिर दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 1956 में इसकी स्थापना एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में की गई थी, भरतपुर जिले में है। और वर्ष 1981 में इसे भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अच्छा, आपके सामने 2 शब्द आ रहे हैं, एक है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य। इन दोनों में क्या अंतर है? वन्य जीव अभयारण्य वो स्थान होता है जहां आप पशुओं का शिकार नहीं कर सकते, वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप घरेलू जीव जंतुओं को वहां चराने जाते हैं तो जा सकते हैं, वहां की लकड़ी को आप काट सकते हैं, लेकिन वहां शिकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वहां ना तो आप बिना परमिशन के जा सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं, ना अपने पशुओं को चरा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान पर ज्यादा पाबंदियां होती है और वन्य जीव अभयारण्य पर कम पाबंदियां होती हैं। तो केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य बना था 1956 में, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था।
फिर है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अच्छा, ये जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये कोटा झालावाड़ इनकी सीमा पर है, यानी चंबल नदी के किनारे है, कोटा झालावाड़ की सीमा पर। हमने जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया, 1972 में ही हमने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया और 1972 में ही हमने शेर लॉयन प्रोजेक्ट चलाया था। लॉयंस की रक्षा के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए हमने लॉयन प्रोजेक्ट चलाया था 1972 में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं, उनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उन 3 राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा राजस्थान में 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं। उन अभयारण्यों की बात हम लोग करेंगे, किस जिले में स्थित है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो सवाल वन्य जीव अभयारण्य के बारे में ही है। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो अब वन्य जीव अभयारण्य की ओर आते हैं, जो राजस्थान के 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं। सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। भले ही ये राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग इसके पूर्व में किया गया हो, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये केवल वन्य जीव अभयारण्य है जो जैसलमेर व बाड़मेर की सीमा में फैला हुआ है और राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। 1981 में इसकी स्थापना हुई। गोडावण की शरण स्थली है और ऑकलवुड फॉसिल पार्क इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। अच्छा, ऑकलवुड फॉसिल पार्क क्या होता है? तो हमारे यहाँ हम जब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ ये चर्चा मिलती है यहां पर ये चर्चा मिलती है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, जिसको हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र टेथिस सागर का अवशेष है। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर है वहां पर इसके निर्माण के समय टेथिस सागर हुआ करता था। अच्छा, टेथिस सागर क्या है? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय ये 2 भागों में बंटी थी, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और फिर उसका भी विखंडन हुआ। इसके जो पेंजिया थी, पहले पेंजिया थी, पेंजिया के चारों ओर जो पानी था उसको पेंथालासा कहा जाता था। पेंजिया का विखंडन हुआ तो वहां पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भाग बने और उसके बाद में जो पेंथालासा का पानी था इन दोनों भागों के बीच में आ गया, जिसे हम लोग टेथिस सागर कहते हैं। तो ये जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पर जोधपुर है, जैसलमेर, ये जो जिले हैं पश्चिम में, बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो जिले हैं ये पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये टेथिस सागर का अवशेष है। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं कि टेथिस सागर का अवशेष है? तो यहाँ जो ये ऑकलवुड फॉसिल पार्क देख रहे हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान में, यहाँ से कुछ लकड़ियां प्राप्त हुई है। लकड़ियां जूरेसिक काल की है, यानी बहुत पुराने समय की है। और ये जो यहाँ वनस्पति प्राप्त हुई है, ये वनस्पति केवल पानी में उग सकती है। इसका मतलब हजारों लाखों साल पहले की ये वनस्पति, पानी में उगने वाली वनस्पति हमारे राजस्थान के जैसलमेर में पाई जाती है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पानी था और भी बहुत सारे यहाँ अवशेष मिलते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम के भंडार है। उनके आधार पर भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर टेथिस सागर था। तो ऑकलवुड फॉसिल पार्क है, यहाँ से मिली वनस्पति के आधार पर यह कहा जाता है कि यह टेथिस सागर का अवशेष है। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। दूसरा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो सिरोही में है, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कुरजा पक्षी भी पाए जाते हैं। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की सीमा से टच करता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, इन्हीं जिलों से इसका निर्माण किया गया था, चित्तौड़गढ़, वर्ष 2008 में। तो प्रतापगढ़ में है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य और यहां पर उड़न गिलहरी पाई जाती है और भी बहुत सारी औषधियां पाई जाती है। ये जब हम लोग वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे
तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये कौन से जिले में स्थित है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान से होती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है। इसके पास में जो जिले आते हैं उनमें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ पर चंबल अभ्यारण्य विस्तृत है। फिर जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है, और सरिस्का ए वन्यजीव अभ्यारण्य भी अलवर में है, जो राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारां में है, परवन नदी के किनारे। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी चित्तौड़गढ़। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। जो प्रश्न है वो यही है, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर से 18 किलोमीटर दूर, और एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, वो भी धौलपुर में है। इनके अलावा केसरबाग धौलपुर में, कैला देवी अभ्यारण्य करौली में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 3 जिलों में विस्तृत है, राजसमंद, पाली और उदयपुर। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है, और यहां पर टाइगर पाए जाते हैं, हालांकि ये टाइगर रिजर्व नहीं है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में है। जयसमंद अभ्यारण्य भी उदयपुर में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है। और इनके अलावा अगर चर्चा करें रावली, टॉडगढ़ अजमेर में। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। जमवा रामगढ़, जमवाई माता जो जयपुर के कच्छावा राजवंश है उनकी कुलदेवी भी मानी जाती है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। बंद बारेटा भरतपुर में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है, और गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य बीकानेर में है। ये कुल 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारे राजस्थान में। अब जो प्रश्न पूछा गया रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, और धौलपुर ये जो राज्य दिखाई दे रहा है ये धौलपुर है। यहां पर रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और इसके पास में रामसागर झील स्थित है, और उस रामसागर झील में बहुत सारी चीजें जो जलीय जीव है वो पाए जाते हैं, वो ये दर्शनीय है यहाँ के, तो लोग ये चीजें यहाँ देखने जाते हैं। और वैसे ये मैप लेके आया था मैं रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य का, लेकिन यहाँ पर अभी जो व्यवस्था मेरे पास है उसमें ये चल नहीं पा रहा है। रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा, वन्यजीव अभ्यारण्य को अंग्रेजी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, और ये सेंचुरी धौलपुर में है, सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ द फेमस वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में ये स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ पर ये लेख लिखने वाले ने यह भी कहा है कि आप जब जाओ रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्शन करने के लिए, तो साथ में वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य को भी देख लेना, क्योंकि दोनों पास पास में ही है धौलपुर जिले में। अब तीसरा प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है। अच्छा, ये सती का क्या होती है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ स्थित है ये मंदिर। राजस्थान के झुंझुनू जिले में ये मंदिर स्थित है, और इस तरह से बना हुआ है। इसके बारे में अगर चर्चा करें हम लोग, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये झुंझुनू जिला कहाँ पर स्थित है। वैसे अभी हमने मैप देखा है, वो मैप पीछे रह गया, वापस देख लेना। झुंझुनू जिला राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। राजस्थान की सीमा के अंतर्गत हरियाणा के साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है। हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले अपनी सीमा बनाते हैं, जिनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर है। उधर से हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जिनमें महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात, इस तरह के कुछ जिले हैं। टोटल 7 जिले हरियाणा के हैं और 7 जिले भी राजस्थान के हैं। ये अपनी सीमाएं शेयर करते हैं, और उनमें एक जिला आता है हिसार जिला। ये हरियाणा में स्थित है और ये राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाता है। रानी सती जो है उसका कहीं न कहीं संबंध इस हिसार जिले से है। हालांकि रानी सती के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमें महाभारत की याद आती है।
महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ा था पांडवों की तरफ से, और उस युद्ध में उन्होंने दुर्योधन के खिलाफ अर्जुन का साथ दिया था। अर्जुन के जो पुत्र थे वो अभिमन्यु थे, बहुत बहादुरी पूर्वक इस युद्ध में लड़े थे। लेकिन उस समय एक महिला थी, नारायणी देवी के नाम से कोई महिला थी, उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने मांग की कि मुझे अभिमन्यु जैसा पति चाहिए। यानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि अभिमन्यु को मेरा पति होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने उसको आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में अभिमन्यु तेरा पति होगा। उसके बाद में अगले जन्म में यही नारायणी देवी का जन्म हुआ यहाँ पर, और उसका पति बना अभिमन्यु। अभिमन्यु यहाँ यानी जयपुर राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर ही सीमा का ही व्यक्ति था, और इसकी जो पत्नी थी वो नारायणी थी। उसी समय हिसार का कोई राजा आता है और वह अपने बेटे को कहता है कि इस अभिमन्यु को मार दो, मतलब इस अभिमन्यु के साथ युद्ध करो, इस तरह की कुछ बातें कहता है हिसार का राजा। तो हिसार के राजा का बेटा अभिमन्यु के पास में आता है। अभिमन्यु उस हिसार के राजा के बेटे को मार देता है। हिसार का राजा फिर अभिमन्यु से युद्ध करने आता है, तो हिसार का राजा अभिमन्यु को मार देता है, जिसकी वजह से नारायणी देवी अपने रौद्र रूप में आती है और उसको मार देती है, हिसार के राजा को। और उसके बाद में ये नारायणी देवी अपने पति अभिमन्यु के साथ सती हो जाती है, जिसका मंदिर वर्तमान राजस्थान के झुंझुनू जिले में बना हुआ है, जहां रानी सती के नाम से इनकी पूजा होती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन यहां पर मेला भरता है। अच्छा, ये सती क्या होती है? सती क्या होती है? तो ये सती होती है जब किसी महिला का, प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी यानी उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति के साथ अपने आप को आग में झोंक देती थी और अपने आप को जला देती थी, आत्मदाह कर लेती थी। उसी को ही सती होना कहते हैं। और हमारे भारत के इतिहास के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं गुप्त काल को, तो गुप्त काल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल की बात करें तो लगभग 240 ईस्वी सन में, 240, आज जो 2021 ईस्वी सन चल रहा है, 240 ईस्वी सन में गुप्त काल की शुरुआत हुई, जब वर्ष 240 ईस्वी में श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उसी गुप्त साम्राज्य में श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, इस तरह के राजा हुए। और अंत में एक राजा हुआ जिसका नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त के समय हमें सबसे पहले सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। भानुगुप्त का एक सेनापति हुआ था गोपराज। गोपराज किसी युद्ध में मारा जाता है तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भानुगुप्त का जो शासनकाल है वो 550 के बाद का है, यानी लगभग ये उस समय का है, बहुत पुराने, लगभग 1500 साल पहले के समय की बात है कि भानुगुप्त के समय गोपराज की पत्नी उसके साथ सती हुई थी। हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चल रहा कि चाइना ने जो रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था वो रॉकेट अरब सागर में कहां पर गिरा है। आज के वैज्ञानिकों को ये बात पता नहीं चल रही, तो फिर भारत के इतिहासकार इतने कितने प्रबुद्ध थे जो 1500 साल पहले की बात निकाल करके लेकर के आ गए। 1500 साल पहले कोई महिला सती हुई थी, उसके बारे में पता कहां से चला? तो उसके बारे में पता चला एक अभिलेख से। अच्छा, अभिलेख क्या है? मेरे पीछे आपको एक पत्थर, खुदा हुआ पत्थर दिखाई दे रहा होगा। ये भानुगुप्त के समय का है और मध्य प्रदेश के सागर जिले से यह प्राप्त हुआ है। इसमें उस समय की तिथि लिखी हुई है
और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि गोपराज की पत्नी उसके साथ सती हुई। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो उस पर तारीख लिखते हैं कि इस तारीख को बना, वैसे ही ये जो अभिलेख लिखा गया उस समय की तिथि भी इस पर लिखी गई और उसी से ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय महिला सती हुई थी। भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम प्राप्त साक्ष्य है ये भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ये प्राचीनतम जानकारी है। अच्छा, ये तो भारत की बात हो गई। राजस्थान, जब भारत में सती हो रही थी महिलाएं, तो राजस्थान कोई अछूता नहीं है, क्योंकि आखिर सती माता का मंदिर झुंझुनू में बना हुआ है और झुंझुनू राजस्थान में है। चलो वो तो अलग बात है, लेकिन उससे पूर्व भी बहुत सारी महिलाएं सती हुई थी राजस्थान में भी, और उसकी प्राचीनतम जानकारी हमारे जोधपुर से मिलती है। जोधपुर का एक गांव है घंटियाला गांव। घंटियाला गांव से इसी प्रकार का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसको घंटियाला अभिलेख कहते हैं। और घंटियाला अभिलेख हमारे यहाँ जो राजा शासन करते थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा, उन गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आपने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में भारतीय इतिहास पढ़ा, उस समय सुना भी होगा। कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में, तो ये वही गुर्जर प्रतिहार है। और इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों में इस गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तो हरिश्चंद्र ने की। हरिश्चंद्र एक मग जाति का ब्राह्मण था। उस मग जाति के ब्राह्मण हरिश्चंद्र का विवाह एक क्षत्रिय महिला से होता है और उसके बाद ही ये वंश क्षत्रिय वंश कहलाता है। उस वंश में एक राजा हुए कुक्कुक। कुक्कुक के समय घंटियाला नामक स्थान पर यह अभिलेख अंकित किया गया था कृष्णेश्वर नामक व्यक्ति के द्वारा, और उस अभिलेख के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजस्थान में कोई महिला सती हुई थी। अच्छा, तो राजस्थान में जो सती का प्राचीनतम साक्ष्य है वो है घंटियाला अभिलेख जोधपुर। अच्छा, कौन सती हुई थी? सेनापति रेणुका की पत्नी थी जिसका नाम संपन्न कंवर था। वो राजस्थान की प्रथम सती महिला थी। ये गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली है। नागभट्ट प्रथम, कुक्कुस्त, देवराज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मीरभोज, भोज प्रथम, महेंद्रपाली गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हुए हैं। और इसी से हमें राजस्थान में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस अभिलेख के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये जानकारी देता है हमें राजस्थान की प्रथम सती और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। और उसके बाद में अगर बात करें तो अगला सवाल हमारा राजस्थान के एक ऐसे जिले से है जहां पर घोड़े की मजार है। अच्छा, ये मजार क्या होती है? हमारे यहाँ जब कोई सम्मानजनक व्यक्ति या सम्मानजनक साधु इस दुनिया से विदा हो जाता है तो उसकी मूर्ति बना दी जाती है और उसको हम लोग समाधि कहते हैं। ये हिंदू धर्म का सिस्टम है। मुस्लिम धर्म में जब कोई सम्मानजनक व्यक्ति इस दुनिया से विदा होता है तो वहाँ पर उसकी भी कुछ बनाई जाती है याद में। उसको ये लोग अपनी भाषा में मजार कहते हैं। अच्छा, अब जो प्रश्न है उसकी तरफ आप ध्यान से देखिएगा। घोड़े की मजार किस दुर्ग में है? मतलब घोड़ा बहुत सम्मानजनक था, उसकी मजार बनाई गई और मतलब उसकी समाधि बनाई गई। और समाधि का छोड़ो, घोड़े की पूजा होती है, घोड़े को चने चढ़ाए जाते हैं। ऐसा क्या था उस घोड़े में? अब प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले उस घोड़े की चर्चा कर लेते हैं जो इतना महान घोड़ा था, क्योंकि आज के समय में यह प्रश्न बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए है कि वर्तमान में कोरोना से ऐसे लोगों की मौत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी मौत हो जाती है, लेकिन उनका परिवार भी उनको उठाने के लिए नहीं आता। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि अपने परिचितों का शव गंगा नदी में फेंक देते हैं। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट सरकारों को कह कर परेशान हो गए कि अरे लोगों की इज्जत ना करो तो ना सही, लेकिन लोगों के शव की तो इज्जत करो, क्योंकि वो इज्जत पाने के हकदार होते हैं।
उनका दाह संस्कार सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए, ये हमारे कोर्ट कहते हैं। और हाँ, इस बात का उल्लेख भी हमारे संविधान के तहत कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार है वो सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए, और यह हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उसमें सम्मान पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन यह अधिकार केवल लोगों के लिए है, घोड़ों के लिए नहीं है। लेकिन बड़े घोड़े बड़ी बातें, इसकी भी पूजा होती है। अच्छा, पूजा क्यों होती है? तो अब आते हैं हम हमारे सवाल के ऊपर। अजमेर जिला जो राजस्थान के लगभग बीच में स्थित है, वहां पर एक दुर्ग है, एक किला बना हुआ है। उस किले का नाम है तारागढ़ दुर्ग। अच्छा, उस किले का निर्माण चौहान वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया। चौहान वंश जो अजमेर का है, उसकी शुरुआत सांबर नामक स्थान से होती है। सांबर जहां झील बनी हुई है, उस झील का निर्माण चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने ही सांबर में चौहान वंश की स्थापना वर्ष 551 में की थी। और शाकंभरी माता जो चौहानों की कुल देवी थी, इन माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसलिए सांबर के इन चौहानों को शाकंभरी चौहान भी कहा जाता है। इन चौहानों में और भी आगे राजा हुए। सिंहराज नाम का राजा हुआ, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। फिर विग्रहराज सेकंड नाम का राजा हुआ, जिसने चौहान वंश, स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना की। स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना की, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ये पहले जो चौहान थे वे सामंत हुआ करते थे, वे राजा नहीं हुआ करते थे। लेकिन विग्रहराज द्वितीय ने पहली बार चौहानों के स्वतंत्र वंश की स्थापना की। प्रारंभिक चौहानों की राजधानी तो अहिछत्रपुर थी, वासुदेव चौहान के द्वारा बनाई गई। और इन चौहानों की जानकारी बिजोल या अभिलेख से प्राप्त होती है। विग्रहराज द्वितीय के बाद में पृथ्वीराज प्रथम नाम का शासक आता है, वो भी काफी महत्वपूर्ण शासक है। लेकिन उसके बाद में ये पृथ्वीराज प्रथम भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। उनके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक आता है जो अजमेर शहर की स्थापना करता है वर्ष 1113 ईस्वी में। 1105 से 1133 ईस्वी तक अजय राज चौहान शासन करता है और 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना करता है और वहां एक दुर्ग का निर्माण करवाता है बीठली पहाड़ी पर। इसलिए उस दुर्ग का नाम गढ़ बीठली पड़ा। उस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। वहां अजय राज चौहान ने उस दुर्ग का निर्माण करवाया और उसके बाद में मेवाड़ से पृथ्वीराज सिसोदिया आते हैं अपनी पत्नी तारा देवी के साथ में बहुत सालों बाद में, और इस दुर्ग का पुनरुद्धार करवाते हैं, यानी इसकी मरम्मत करवाते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ वाले पृथ्वीराज सिसोदिया इस दुर्ग का पुनरुद्धार करवा के इस दुर्ग का नाम अपनी पत्नी तारा देवी के नाम से रख देते हैं। इसलिए इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और जो प्रश्न में पूछा गया है कि घोड़े की मजार कहाँ स्थित है, वो घोड़े की मजार इसी तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। अच्छा, तारागढ़ दुर्ग में एक दरगाह बनी हुई है। वो दरगाह है मीरा साहब की दरगाह। जैसे हिंदू धर्म में कोई कुटिया जैसी कोई स्थान होता है, आश्रम, उसको इस्लाम धर्म में दरगाह कहा जाता है। वे अपने जो संत होते हैं उनके लिए दरगाह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस तारागढ़ दुर्ग में एक दरगाह बनी हुई है, मीरा साहब की दरगाह। मीरा साहब का एक घोड़ा था और उस घोड़े के बारे में यह कहा जाता है कि वो घोड़ा मीरा साहब से बातें करता था। अच्छा, मीरा साहब मतलब ये कोई संत थे उस धर्म के, ठीक है। तो ये घोड़ा मीरा साहब से बातें करता था और मीरा साहब ये मानते थे कि ये कोई भगवान का प्रतिनिधि है। अब मनुष्य अगर बात करे तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन घोड़ा अगर बात करने लग जाए तो लोग उसको भगवान मानने लग जाए। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि वास्तविकता में तो घोड़ा बातें नहीं करता।
तो लोग भी मानते थे कि शायद ये मीरा साहब से बातें करता होगा। और मीरा साहब ने कहा लोगों से कि घोड़ा मेरा बहुत प्रिय घोड़ा है, जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरी मजार बनाई जाए, तो इस घोड़े की मजार भी साथ में बनाई जाए, ताकि मैं मृत्यु के बाद भी इसके साथ में रह सकूं। और लोगों ने ऐसा ही किया। मीरा साहब की मृत्यु हो गई और उनकी मजार बनाई गई तारागढ़ दुर्ग में। लेकिन उस मजार तारागढ़ दुर्ग में उनके साथ में इस घोड़े की भी मजार बनाई गई। इस घोड़े का नाम था खिंग। खिंग नाम के घोड़े की मजार राजस्थान के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। अच्छा, ये तारागढ़ दुर्ग है और इस तारागढ़ दुर्ग में एक सुरंग बनी हुई है, सिसखाना सुरंग। और बाकी सारी बातें तो हम लोग तारागढ़ दुर्ग के बारे में कर ही चुके हैं। अच्छा, अजय राज के बारे में भी बात हमने कर ली है। अजय राज के समय के कुछ सिक्के हमें प्राप्त होते हैं और इन सिक्कों के आधार पर यह कहा जाता है कि अजय राज शैव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान शिव की उपासना किया करता था। अच्छा, कैसे पता चलता है कि भगवान शिव की उपासना करता था? सिक्कों से वो भी। तो इसने अपनी पत्नी की याद में कुछ सिक्के जारी किए, जैसे अजय द्रम, सोमल सिक्के, प्रेम सिक्के। इन सिक्कों पर एक तरफ त्रिशूल की आकृति अंकित है, त्रिशूल भगवान शिव का एक प्रतीक है, और दूसरी तरफ कामधेनु अंकित है, जो कहीं न कहीं भगवान शिव की प्रतीक है। इसलिए यह कहा जाता है कि अजय राज शैव धर्म का अनुयायी था। अपने शासन के अंतिम समय में अजय राज संन्यास धारण कर लेता है, जंगलों में यानी पहाड़ियों में तपस्या करने चला जाता है। और हाँ, अजय राज ने एक गुफा का निर्माण भी करवाया, जिसे अजयपाल की गुफा के नाम से जाना जाता है। अब जब कोई जिला अपनी सती रानी के लिए प्रसिद्ध है, कोई जिला घोड़े की मजार के लिए प्रसिद्ध है, तो फिर जोधपुर कहां पीछे रहने वाला है? जोधपुर बोलेगा यार गुरु, जो घोड़े की मजार है, ठीक है, आपकी श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज का निर्माण किया है जिसका पानी, यानी वो पानी रखने का बर्तन है, उसका निर्माण मैंने किया है। और उस बर्तन में पानी इतना ठंडा रहेगा जितना ठंडा पानी आपने बादलों में भी नहीं देखा। यानी बादलों की जब बरसात होती है तो वो पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और जोधपुरियों ने उसी बादलों के पानी को ध्यान में रखते हुए एक पानी के बर्तन का निर्माण किया, जिसका नाम है बादला। ये जिंक मेटल से बनता है, बादला नामक बर्तन। ये इस तरह से है और वर्तमान में ये अमेजन पर बिक भी रहा है। तो इस प्रकार जोधपुर भी किसी से पीछे नहीं है। अब अगला जो सवाल है वो है नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? नकटी माता, हमने आशापुरा माता का नाम सुना है, जालोर के चौहानों की कुल देवी है। हमने चामुंडा माता के मंदिर के बारे में सुना है, जोधपुर में है। हमने नागणेची माता के मंदिर के बारे में सुना है। जमुआई माता के मंदिर का बारे में सुना है, जयपुर में। नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? अच्छा, नकटा, हमारे राजस्थान में शैतान को कहा जाता है नकटा। नकटा शब्द का प्रयोग किया जाता है अगर शैतान पुरुष होता है, लेकिन शैतान अगर महिला होती है तो उसके लिए नकटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मतलब कोई माता है वो शैतान है, ऐसा नहीं है। जयपुर जिले की बात है। जयपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है जय भवानीपुरा गांव। जय भवानीपुरा गांव में एक माता का मंदिर था। और वहां जब भी जय भवानीपुरा गांव में कोई चोर चोरी करने आते थे तो कहते हैं कि ये नकटी माता, ये जो देवी है, ये गांव के लोगों को सूचना प्रदान कर देती थी कि आपके गांव में चोर आ गए। ऐसे में चोर उस गांव में चोरी नहीं कर पाते,
ऐसे में वो माता उन चोरों के लिए तो शैतान ही थी। तो उन चोरों ने क्या किया, माता की जो मूर्ति थी, कहते हैं कि उसका नाक काट दिया और नाम दे दिया नकटी। तो नकटी माता का मंदिर राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर जिले के जय भवानीपुरा गांव में। तो इस प्रकार हम राजस्थान के और जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन हमने किया है और आगे भी हम लोग इसी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न है अगली कक्षा में हम इसका भी अध्ययन करेंगे। सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है और माही नदी मध्य प्रदेश की मेहंद झील से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के कुछ जिलों से होती हुई ये चली जाती है, गुजरात में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सारी माही नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। माही नदी आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी नदी है, क्योंकि वहाँ उनको आदिवासियों को यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड पेयजल की आपूर्ति भी होती है, पीने का पानी भी माही नदी से मिलता है, कुछ नहरें भी इस नदी से निकाली गई है जिससे सिंचाई का काम भी होता है। लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।